उत्तराखंड में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी एक दिन पहले ही हमको देखने को मिली। उत्तराखंड एसटीएफ ने इतना बड़ा खुलासा किया जिसमें 100 करोड़ की लगभग प्रॉपर्टी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश फर्जी और सेबी के आदेश फर्जी बनाकर उनको ठिकाने लगाया गया। इसमें किस तरह की भूमिका पूरे इस अपराध में रही और कौन लोग और इसमें हो सकते हैं जिस पर एसटीएफ शिकंजा कर सकता है, इस चीज के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह जी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्योंकि ये मामला बेहद ही पेचीदा है और बहुत ही लोगों के समझ से भी बाहर है कि इतना बड़ा भी हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को और सेबी जैसी बड़ी संस्था को भी इस तरह से जालसाजी की जा सकती है। तो सर, आपको लगता है कि ये अपने आप में बहुत गंभीर है? पहली बार देखिए, गंभीर प्रकरण तब हो जाता है जहां एक इंडिविजुअल फ्रॉड होता है, वहां इसमें इन्वेस्टिगेशन करना आसान होता है। लेकिन जब इस तरह संगठित रूप से अपराध किया जाता है, जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश थे और उसके बाद जो एडवाइजरी कमेटी जो कमेटी का गठन हुआ, उसके दस्तावेजों को अगर हम फोर्स कर लेते हैं और उसको जगह जगह पर जो हमारे रजिस्ट्रार कार्यालय या सक्षम अथॉरिटीज है वहां पर पेश करके उसको सही साबित करने का प्रयास करें और उस पर जो हमारी जो इनकी गाड़ी कमाई से जो पैसे अर्जित करके अपना मकान या सोचते हैं और उनकी प्लानिंग पूरी फेल हो जाती है जब उनको पता चलता है कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है वो फर्जी निकली है और फिर वो आगे चल के लिटिगेशन में भी फंसता है मैटर, और जिससे काफी सारे नागरिकों को इसमें दिक्कतें भी आती हैं और जो समय समय पर आपने देखा है कि देहरादून और आसपास शिकायतें ऐसी आती रही। क्योंकि यह प्रकरण में एसटीएफ को ये लगा कि इस तरह से जो संगठित रूप से सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई और साथ ही साथ प्रॉपर्टी चूंकि काफी बड़ी है, इंडिविजुअल एक दो जगह ही नहीं थी, ये काफी जगह है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है और जिस तरह से इसकी रजिस्ट्री करना शुरू हुआ था और सील डीड करके लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, तो अगर इसमें तत्काल एक्शन ना होता तो ये बहुत बड़े पैमाने पर जाकर करके गैंग बाहर भी जा सकता था। क्योंकि अभी तक जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली है, जो मेन करने के अलावा भी इसमें ऐसे सरगना लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो कहीं ना कहीं जमीनों को बेचने में मदद कर रहे थे और उसका इंटरेस्ट उनको जो भी फायदा मिल रहा था। क्योंकि मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो बहुत ज्यादा इस पर डाइवर्ज नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के जो संगठित अपराध है इसकी एक चेन है और कहीं न कहीं हमारे जो सिस्टम जो काम करने का जो प्रणाली है वहां उसका फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करके लोगों को और उसमें अपने काम को कराने में, जालसाजी करने में कामयाब हो जाते हैं। सर, क्योंकि ये कंपनी ने जो है जिस तरह से इस कंपनी को सीज किया गया था, कंपनी के सारे प्रॉपर्टी को सीज किया गया था, उसके बाद जैसे आप बता रहे थे हमें कि इस चीज के सारे आदेश जो है बाकायदा रजिस्ट्रार जो हेड होते हैं उनको भी दिए जाते हैं। तो ये आदेश कब कब हुए? क्योंकि रजिस्ट्रारों की भी भूमिका इसमें थोड़ी संदिग्ध पाई जाती है कि सत्यापन नहीं हुए, जो रजिस्ट्रियां बैन थी, जिन खसरा नंबर को बैन किया गया था उनकी भी रजिस्ट्रियां होगी, तो ये सब कब कब पत्राचार हुआ? क्योंकि इस बारे में भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है। देखिए, इसमें जो प्राइमरी रूप से जांच करी है, तो कागजात जब हासिल किए गए तो उसमें यह चीज जरूर पता चली कि जो प्रॉपर्टी फ्रीज की गई और जिसका अंडर कमेटी के द्वारा भी परीक्षण करके उसका सेल होना है, तो अभी हुआ नहीं किसी को। सेकंड चीज जो है, जो सर्कुलर आता है, जो नॉर्मली एक होता है कि जब भी कोई माननीय न्यायालय के आदेश से कोई चीज फ्रीज होती है जिसके सेल म्यूटेशन पर रोक लगती है, तो सक्षम अथॉरिटी को उसका लेटर आता है। चूंकि हमें उस लेटर की कॉपी भी मिली जो हमें उपलब्ध कराई गई कि वर्ष 2016, 17, 21 में भी इस तरह के लेटर कमेटी द्वारा प्रेषित किए गए उसमें। चूंकि अभी हमारा डायरेक्ट पत्राचार और वो कमेटी के मेंबर से नहीं हो पाया है, लेकिन जो पत्राचार उनके द्वारा विभिन्न ऑफिसर्स में भेजे गए थे उसकी प्रति हमें उपलब्ध हो गई है। तो कहीं ना कहीं या तो सर जो नॉलेज में आने के बाद वो किसी त्रुटि बस उसमें कोई ना देखा गया हो, क्या कारण है, क्योंकि सब इन्वेस्टिगेशन का इशू है। अब इसमें इस प्राथमिक स्टेज पर अभी कहना मुश्किल होगा कि इसमें किसी की कोई जानबूझकर संलिप्तता है कि कोई लापरवाही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में चीजें साफ हो जाएंगी और भविष्य में भी इसमें और जो कड़ियां आएंगी वो इन्वेस्टिगेशन में जुड़ती जाएंगी। तो मुझे लगता है कि गैंग जो आगे काफी सारे लोगों को ठगी करता और देश में प्रदेश में हमारे लोगों को करता, तो कम से कम एटलीस्ट को प्राइमरी स्टेज पर रोक दिया गया है। बाकी क्या उसमें कहाँ कमी रही वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मुझे लगता है वो भी आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। सर, इसका मुख्य जो आरोपी है, मेरा अंतिम सवाल है, जो मुख्य आरोपी संजीव मलिक, बहुत बड़ा बताते हैं कि एक आलिशान जिंदगी जीता, बहुत सारे जगह से उनकी और भी शिकायतें हैं। कैसी शिकायतें और आ रही है आपके, और लगता है इसका लंबा एक नेटवर्क हो सकता है? हाँ, लंबा नेटवर्क इसलिए है कि जब इसमें जांच की जा रही थी तो काफी सारे शिकायतों का पता चला कि बहुत जगह से गाड़ियां ली गई हैं। एक समय में 18 गाड़ियां ये प्रयोग कर रहा था। साथ ही साथ वो गाड़ियां भी इतनी महंगी, कोई मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, सभी गाड़ियां हैं। सोर्स ऑफ इनकम में कहीं कोई ऐसा व्यवसाय नहीं पाया गया जो इसको छोड़कर जो भी फ्रॉड कर रहा था कि बहुत बड़ा कोई व्यवसाय उसकी इनकम हो। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुराने पूर्व में समय में शिकायतें करी हैं, लेकिन उस पर क्या विधिक कार्रवाई उसकी जानकारी नहीं है।
और इसका बाहर भी विदेशों में भी कहीं फंडिंग और ट्रांसफर करने की बात आ रही है। क्योंकि ये सब बातें जैसे केस हुआ है तो लोगों द्वारा बताई जा रही है, जिसकी पुष्टि की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, चाहे वो हमारे इनकम टैक्स रिलेटेड हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड हो, सभी इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, जिससे भविष्य में ऐसे लोगों पर शिकंजा कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक कंपनी, जिस कंपनी को पूरी तरह से जो बैन कर दिया गया, पूरी प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, सेबी की बकायदा एक संस्था ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन सभी चीजों को धताकर किस तरह से एक इंडिविजुअली तौर पर जो है फर्जी दस्तावेज बनाए गए, और न सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाए गए बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस से भी वो रजिस्ट्रियां हो गई, उनका सत्यापन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है रजिस्ट्रार ऑफिस की भी संदिग्ध पाई लग रही है कि इस तरह से हो सकती है, लेकिन हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आने वाले दिनों में देखना हो कि एसटीएफ इसमें और कितने लोगों को शिकंजा कस पाती है। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया बता देता हूं कि जब इतना बड़ा कोई घोटाला होता है जमीन से संबंधित, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रॉपर्टी को अगर सीज किया हुआ है, या कोई लिटिगेशन ऐसा पेंडिंग है कि सुप्रीम अदालत से वो लिटिगेशन पेंडिंग है, और उस जमीन के संबंध में कोई आदेश जारी किया हुआ है कि रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, या उसको बाउंड किया हुआ है, तो इस तरीके के घोटाले होने ये अकेला आदमी नहीं कर सकता है। इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है, जिसमें अधिकारी भी मिले होते हैं। अब जहाँ तक की बात आप जो बता रहे हैं, जिस तरीके से घोटाला हुआ है, इसमें 100 करोड़ की रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, तो क्या आप मानते हैं, क्या सोच सकते हैं कि इसमें 100 करोड़ की रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ है और उत्तराखंड के अंदर प्रॉपर्टी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सेबी का उसमें आदेश है कि ये रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती, कि उसके आधार पर उसके बाद भी रजिस्ट्रियाँ हुई? देखिए, कोई भी जब आदेश सुप्रीम कोर्ट से चलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से चलता हुआ नीचे के सेक्रेटरीट तक आता है, और चीफ सेक्रेटरी लेवल पे वो आदेश आता है, और चीफ सेक्रेटरी लेवल पे नीचे उस डिपार्टमेंट के अधिकारी पे जाता है, और वो सब ये रिटर्न में प्रक्रिया होती है। ये कोई मौखिक प्रक्रिया नहीं है, ये कागजों की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया होते होते उस डिपार्टमेंट तक जाती है जहाँ से वो चला है और जहाँ से वो जाना है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे में कोई आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का या सेबी का कोई आदेश है वो डीएम पे नहीं आया, सेक्रेटरीट नहीं आया, या जहाँ पे वो रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्रार दफ्तर में नहीं गया? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कभी जब भी किसी ज़मीन में या किसी भूमि के अंदर कोई बैन लगता है, या कोई बंधक होती है, या उसमें कोई आदेश होता है कि इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, तो उन खसरों का नोटिफिकेशन किया जाता है रजिस्ट्रार लेवल पे और डीएम लेवल पे, अधिकारी लेवल पे किया जाता है। जहाँ पे रजिस्ट्रार, जहाँ जहाँ वो प्रॉपर्टी जिस रजिस्ट्रार क्षेत्र में है उसका नोटिफिकेशन किया जाएगा कि फला फला माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे ये रजिस्ट्रियाँ बैन है, वो नोटिफिकेशन होता है, और इस आदेश से बैन है, तो वो नोटिफिकेशन पब्लिक के रूप में, पब्लिक उसमें फ्रॉड में ना फंसे उसके लिए लगाया जाता है, और वो रजिस्ट्रार दफ्तर में भी चस्पा किया जाता है। तो क्या इस तरीके का आदेश इन्होंने लगाया? और अगर लगाया तो उसको हटाया? तो इसमें क्या अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है? 100 करोड़ का घोटाला है, अभी तो कई करोड़ों का घोटाला इसमें निकलेगा। आप क्या समझते हैं कि इसमें अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होंगे, या कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होंगे, या वो कंपनी के मातहत इन्वॉल्व नहीं होंगे जिन्होंने जानबूझकर इन जमीनों का फ्रॉड किया है? उसके बाद भी जब ये फ्रॉड पकड़ा गया, क्या ऐसा आदेश शासन की तरफ से जारी किया गया है कि आगे उन जमीन को जिसने खरीदा है वो आगे किसी को न बेच पाए? क्या उसमें बैन लगाए? तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जितने भी रजिस्ट्रियाँ हुई होंगी इन खसरों नंबर में, या जहाँ की प्रॉपर्टी है, जिस कंपनी की प्रॉपर्टी है, जिस आदेश से वो बैन किया गया, उसका पूरा नोटिफिकेशन होता है, उस नोटिफिकेशन को रजिस्ट्रार दफ्तर में चस्पा किया जाता है। परमजीत सिंह, ईटी भारत, देहरादून।